बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बहस कर रहे थे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज पर। लास्ट लेक्चर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसमें से एक दो क्वेश्चंस भी आए हैं, उनका भी आंसर करते हैं और उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर को आगे करने से पहले मैं आपको एक पिछली बात रिवाइज़ करवा देता हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फ़ंक्शन क्या होता है हमारे पास। बेसिकली फ़ंक्शन जो है वो एक एसोसिएशन है, कोरिस्पोंडेंस है दो सेट्स के दरमियान, कि जिसमें हम सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करवाते हैं। वो होता है हमारे पास फंक्शन होता है। कि जैसा कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ y इज़ इक्वल टू 2x + 3, तो ये एक फ़ंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर हमने बात की थी डोमेन और रेंज पर। मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन है बेसिकली वो तमाम इनपुट्स होंगी जहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा, डिफ़ाइन होगा। और इसके लिए मैंने आपको दो बातें बताई थी कि डिफ़ाइन का मतलब ये है कि बटे के नीचे ज़ीरो ना आए और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ सेकेंड ईयर के लेवल की बात कर रहा हूँ आपके सामने। वैसे तो हायर क्लासेस की जब डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक बहुत वास्ट फील्ड है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन एट दैट स्पॉट जहाँ पे मुख्तसर से सवाल हैं, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो उसके लिए सिर्फ आप ये दो चीज़ें याद रख लें कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और बटे के नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। कि जहाँ पर जिन वैल्यूज़ पे ये काम हो जाए वो वाली वैल्यूज़ आपकी डोमेन में शामिल नहीं होंगी। बाकी सारी की सारी रियल लाइंस की जो वैल्यू बच जाएंगी वो आपकी डोमेन में शामिल होगी। और रेंज वो तमाम वैल्यूज़ हैं कि जो फंक्शंस जिन पे ऑपरेट करने के बाद जो आंसर रिटर्न करता है आपको, जो आउटपुट्स रिटर्न करता है डोमेन की वैल्यूज़ के कोरिस्पॉन्डिंग, वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है। तो आज हम बात करते हैं मज़ीद डोमेन और रेंज पर। एक फंक्शन मैं आपके सामने लिखता हूँ। सपोज दैट y है हमारे पास, क्या लें, 4x² + 2x। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन मैंने ले लिया आपके सामने। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कोई भी पोलिनोमियल जो फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन है वो अमूमन सेट ऑफ रियल नंबर होती है और इनकी जो रेंज होती है वो भी याद रखें, अमूमन सेट ऑफ रियल नंबर होगी या सबसेट होगा रियल नंबर का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने। आज हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की कि जिनकी डोमेन और रेंज जो है वो रियल लाइन नहीं है, उससे हट के है। तो ये देखिएगा, y इज़ इक्वल टू x² ले लें आप। अब ये फंक्शन है, इसके बारे में हमने बात करनी है कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये हमारे पास आ गई रियल लाइन, सेंटर में 0, फिर राइट साइड पे 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। अब आप अगर गौर करें तो खैर ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं है। अब 0 पुट करें आंसर 0 आएगा, 1 पुट करें 1 आएगा, 2 पुट करें 4, 3 पे 9, 4 पे 16 एंड सो ऑन। जितने भी 0 से आगे वाले नंबर हैं उन पे भी डिफाइन है, 0 से पीछे वाले नंबर्स पे भी ये क्या है, डिफाइन है। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, -∞ से +∞, यानी सारे के सारे रियल लाइन। मसला है रेंज पर, क्योंकि डोमेन पर हमने पिछले लेक्चर में तफसील से बात कर ली थी। अब रेंज को सीखते हैं कि रेंज क्या होती है। देखें, मैंने आपसे कहा था कि रेंज वो वाले नंबर्स हैं कि जो आपका फंक्शन ऑपरेट करने के बाद रिटर्न करेगा, जो आउटपुट्स रिटर्न करेगा। अब देखें, आप इस फंक्शन के अंदर पूरी की पूरी रियल लाइन के तमाम नंबर पुट करके देख सकते हैं बारी बारी, ये हर वैल्यू पे डिफाइन है। तो जो ये आंसर रिटर्न कर रहा है ना आपको, वो रेंज है। मिसाल के तौर पर इसी फंक्शन को मैं इधर ले जाता हूँ, एक टेबल बना के देख लेते हैं हम। यहाँ पे x की वैल्यू रख लें, यहाँ पे y की, y जो कि x² के इक्वल है। आप इधर -3 पुट करें आंसर 9 आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। -2 पुट करें 4, -1 पुट करें 1, 0 पुट किया 0, 1 पुट किया 1, 2 पुट किया 2, 3 पुट किया है 9 आ जाएगा। यानी कि अगर आप x की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ रखते हैं तो आंसर्स आपके सामने हैं। अगर आप लोग गौर करें तो ये एक स्क्वायर वैल्यूड फंक्शन था जिसमें स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो मैं अगर नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूँ तब भी आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव नंबर पुट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से फिर एक बात हमें पता चल गई है ये वैल्यूज पुट करने के बाद कि इसका जो आंसर आ रहा है वो या 0 है या 0 से ग्रेटर है, यानी इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए इसकी जो रेंज है, यानी जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो रेंज में जाएंगी, वो 0 से +∞ की तरफ है। यानी स्क्वायर वैल्यू का आंसर हमेशा यहाँ से इस तरफ होता है, नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आता। इसलिए इसकी रेंज आप क्या लिखेंगे, 0 से
प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट में ये फंक्शन आ जाए हमारे पास, ये लास्ट लेक्चर में मैंने इस तरह की एक एग्जांपल ली थी कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, अब इसका आपने डोमेन और रेंज बतानी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फिर ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि इस पर एक क्वेश्चन भी आया, उसका भी आंसर करते हैं। ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब कि ये डिफाइन होगा ये वाला फीचर अगर ये क्या हो, पॉजिटिव, ये वाला नंबर पॉजिटिव रहना चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब है कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव से ज़्यादा बेस्ट है कि आप यहाँ पर लिखें नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 पर भी डिफाइन होता है ये। अब क्वेश्चन किसी ने ये पूछा था हमसे कि x माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है, उसको हम 0 के इक्वल क्यों नहीं रख सकते हैं। देखें, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ x माइनस 1 को, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। अब इस बात का मतलब क्या है, इसका तो कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे x 1 आ गया मतलब 1 पे तो ये 0 दे रहा है। यहाँ से डोमेन वाजे नहीं हो रही है आपके लिए। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं, हमने ये कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यानी ये स्क्वायर रूट जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट करता है। दोबारा सुने इस बात को, जो स्क्वायर रूट है वो हम नॉन नेगेटिव नंबर का ले सकते हैं। तो ये नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए मतलब क्या, कि ये या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। तो इसलिए इसको मैंने ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या रखा है, 0। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। तो ये जो हमारी डोमेन आ जाएगी, इट विल बी 1 टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक आपकी ये होगी डोमेन। अब बात करते हैं रेंज पर। अब जब आपने रेंज निकालनी है तो फिर यही वाला मेथड अप्लाई करके देख लें, जो आपकी डोमेन की वैल्यूज़ हैं, यानी कि इस फंक्शन के लिए आप ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये सारे नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो जब ये नंबर्स आप बारी बारी पुट करते जाएंगे तो जो आंसर्स आएंगे हमारे पास वो हमारी क्या होगी, रेंज होगी। मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, यानी आपके आंसर्स में से 0 आ गया, 0 इंक्लूड हो गया। आप 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, और 1 बीच में इंक्लूड हो गया। 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट 1.4 समथिंग, इधर दरम्यान में कहीं पे कोई नंबर आ जाएगा। इसी तरह फर्ज करें आप 5 पुट करते हैं, 5 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा। यानी कि आप कोई भी नंबर पुट करते जाएं डोमेन में से, तो जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो या 0 आएगा या 0 से राइट हैंड साइड की तरफ नंबर आएंगे, यानी 0 से ग्रेटर। तो इसकी जो रेंज है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, 0 से प्लस इन्फिनिटी। इन शॉर्ट मैं आपको हिंट देने के लिए एक बात बता देता हूँ, सिर्फ मैं फिर बार बार ये बात अपने लेक्चर में कह रहा हूँ कि जो सेकेंड ईयर लेवल की बात है कि आपकी जो रेंज है किस किस की, स्क्वायर वाले फंक्शन की, किसी भी फैक्टर के ऊपर स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो या मोड हो, ये 3 तरह के अगर फंक्शंस होंगे ना आपके पास, तो उनकी रेंज अमूमन जनरली ये होगी 0 से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये नेगेटिव आंसर्स नहीं देते। स्क्वायर वैल्यू हो, स्क्वायर रूट हो या मोड वाला फंक्शन हो, तो इनकी रेंज के ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। हाँ, उसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन की नेचर उसके अंदर किस तरह की थी, यानी कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, तो फिर उसकी जो रेंज है वो वेरी कर जाती है। लेकिन अमूमन इस तरह की रेंज आएगी आपके पास, तो ये आप याद रख लें सेकेंड ईयर के लेवल तक। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। उन टाइप्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राफिकली आप कैसे पता चलाएंगे कि कोई भी जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, एक सर्कल है, अब आपने चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने अपने ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है। अब ये देखिए, मैंने इस सर्कल के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, इस लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पे कट किया है। तो अगर वर्टिकल लाइन एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, तो वो ग्राफ फंक्शन होगा। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसने 2 पॉइंट्स पे कट कर दिया। अब इसी तरह अगर हम लोग ये देखें, कोई भी हमारे पास कर्व है, अब इस पर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं,
ये देखें, तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये फंक्शन बन जाएगा। इस तरह अगर मैं एक इस तरह का ग्राफ लेता हूँ आपके सामने, तो अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर लाइन ड्रा करूँगा तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देगा। तो आपने याद ये रखना है कि आपका जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो एप्लीकेबल है कब, ये वो हमें ये बताता है कि आप अपने ग्राफ के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, अगर वो लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर दे तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं फंक्शन की टाइप्स की तरफ। सबसे पहली टाइप है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस की। सिंपल है सारी की सारी डेफिनेशंस, बस 2-4 मिनट के अंदर अंदर हम सारी डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप के फंक्शंस जो इस टाइप के फंक्शंस हैं, यानी ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नोट तक आप चले जाएं, इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। यहाँ पर जो एज हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए नोट तक, ये सारे कोफिशेंट हैं इसके। इस पॉलिनोमियल की टर्म्स के क्या हैं? कोफिशेंट। और एक्स हमारा वेरिएबल है, इसमें कंडीशन लगाई जाती है कि ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये एक एन डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर ए एन ज़ीरो हो जाएगा तो इसकी डिग्री एन नहीं रहेगी। बाकी कोफिशिएंट में से कोई भी जीरो हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, ए एन जीरो नहीं हो सकता है। तो ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। और इनकी जो डोमेन और रेंज है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी डोमेन और रेंज यूजुअली सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। अगर मैं मोस्ट जनरली स्पीकिंग अगर मैं ये बात करूं तो सबसेट ऑफ रियल नंबर। और जनरली अगर आमतौर पर हम अमूमी तासुर लें तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी डोमेन और रेंज तकरीबन रियल नंबर ही होते हैं। डोमेन तो कन्फर्म है रियल नंबर है, तो सारी की सारी रियल लाइन है, क्योंकि ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होंगे। हाँ, रेंज में थोड़ी बहुत जो है वेरिएशन आ जाती है, जैसे कि हमने अभी स्क्वायर वाली वैल्यू की थी तो उनकी रेंज क्या थी? पॉजिटिव रियल नंबर्स थे। तो खैर ये आपने देख लेना है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सारी डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है, ये आपने याद करनी है। इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन हमारे पास इस तरह का होता है जिसमें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख सकें और a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जिसमें x की पावर क्या होती है? 1। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, लीनियर फंक्शंस के जो ग्राफ्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। वो कोई भी हो सकती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या दोनों के पैरेलल नहीं होगी, वो कोई भी एक लाइन होगी। लेकिन जो लीनियर फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, इसका ग्राफ। इस तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके ग्राफ्स होते हैं पैराबोलिक। जिस तरह पैराबोला होता है उस तरह के। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। खैर, लीनियर फंक्शन वो है जिसमें x की पावर क्या होगी? 1 होगी, और इनकी भी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि ये दो एक ही जैसे सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है कि जिसमें जो इनपुट आप देते हैं वही आउटपुट आपको रिटर्न की जाती है फंक्शन की तरफ से। यानी एक ऐसा फंक्शन कि रियल लाइन से रियल लाइन पर के 1 को 1 पे मैप कराए, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे एंड सो ऑन, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। उसकी नोटेशन ये है आई एक्स टू एक्स, यानी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी जिसकी डोमेन भी रियल नंबर ही आएगी, रेंज भी रियल नंबर ही आएगी, वो रिटर्न ही ये करेगा, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं फंक्शन लेता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स, आप एक्स की जगह पे 1 रखेंगे वाई 1 आएगा, एक्स 2 दोगे वाई 2 आएगा, एक्स की जगह पे 3 रखोगे 3 आएगा एंड सो ऑन। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है जी? अच्छा, एक बात कांस्टेंट फंक्शन पे जाने से पहले इसके ग्राफ के वाले से बता दूं, इनका जो ग्राफ होता है ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन वो या तो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा होगा या दूसरे और चौथे को, लेकिन अमूमन बल्कि ये दूसरे चौथे को नहीं करेगा। खैर, दूसरे और चौथे को उस वक्त करता है जब y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो। अब y इज इक्वल टू एक्स है तो ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी इनका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को याद रखने के लिए। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है कि जो किसी भी सेट को एक ही फिक्स नंबर पे मैप कराता है, यानी फंक्शन फ्रॉम ए टू अ फिक्स नंबर सी, यानी y इज इक्वल टू आप कह लें किसी भी कांस्टेंट c के इक्वल है। यानी कि इसी मिसाल इस तरह से है कि y इज इक्वल टू अगर 5 हो, यहाँ पे x आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, वो x की पावर 0 की शक्ल में हो या 5 प्लस 0x के फॉर्म में हो, तो x मौजूद है यहाँ पे। तो आप x को जो मर्जी वैल्यू देते जाएँ, y की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो अब जब इस तरह का फंक्शन होता है तो इसका ग्राफ हमेशा बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y की वैल्यू उसने 5 का है, तो ये फर्ज करें y में 5 था, तो इसके बिल्कुल x के पैरेलल ये ग्राफ बन जाएगा
y इज इक्वल टू 5 का। तो इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि ये हर सारे के सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन है, लेकिन ख़ास बात इनकी रेंज हमेशा फिक्स नंबर होगी। मसलन इस सेट की, इस फंक्शन की सॉरी, जो रेंज है वो 5 है, यानी इसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इसने आंसर ही 5 करना है। आप x को जो मर्जी पुट करें, 0 पुट करें, 10 पुट करें, 1000 पुट करें, आंसर रिटर्न 5 करेगा ये, तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, 5 होगी। ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। फिर हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं साइन, कोस, टेन वगैरह। ये इन पे एक अलग से लेक्चर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, फर्स्ट ईयर का लेक्चर, वही उसका लिंक आपके पास आ जाएगा, उसको देखेंगे तो आपको साइन, कोस यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक शेयर रेशियोज हैं इनकी डोमेन और रेंज का आपको पता चल जाएगा। तो और इसके बाद हमारे पास होता है जी रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन बेसिकली रेशियो है, यानी अगर मैं आर ऑफ एक्स को एक रैशनल फंक्शन का नाम देता हूँ तो ये रेशियो है दो पॉलिनोमियल्स की, यानी जिसके न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी क्या हो, पॉलिनोमियल। और जब रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात आती है तो उसमें फिर आपने ख्याल रखना होता है वो नंबर डोमेन में शामिल नहीं होंगे जो नीचे वाली वैल्यू को 0 बना रहे होंगे। इसकी हमने एक दो एग्जांपल्स की हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं जब हम वो करेंगे तो मज़ीद आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस मिलेगी, अगले ही लेक्चर में हम लोग वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो डोमेन और रेंज का मैंने आपको बता दिया। रैशनल फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास इस तरह से हैं कि अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए, यानी कि अगर आपका वेरिएबल पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो वाला फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। वो a की पावर x हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन रियल लाइन होती है, क्योंकि वो सारे नंबर्स पर डिफाइन है। और याद रखिएगा इनकी जो रेंज होती है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। मसलन आप e की पावर में -1000 भी पुट करके देख लें तो वो 0 पॉइंट समथिंग आपको आंसर दे देगा, लेकिन कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं देगा। हत्ता कि जब आप -इन्फिनिटी पुट करते हैं तो तब जाके इसका आंसर 0 आता है। वो खैर इसी चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइजेज में जाके हमने ये बात करनी है। तो फिलहाल आप याद रखें इनकी डोमेन सारी रियल लाइन और रेंज जो है इनकी वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होती है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बिल्कुल एंटी फंक्शन जो हमारे पास है वो लोगारिथमिक फंक्शन है। लोगारिथमिक फंक्शन में क्या होता है हमारे पास कि अगर फ़र्ज़ करें a की पावर x इज इक्वल टू वाई है तो log को हम डिफ़ाइन ही ऐसे करते हैं कि log a y इज इक्वल टू x आ जाएगा, कि यानी कि आपने a जो है बेस वो log की बेस बन जाएगा, y और x की जगह चेंज कर देंगे। इस बात का मतलब ये है कि आपने बताना है कि a की हम कौन सी पावर लेंगे आंसर y आ जाए, तो वो x पावर है, लोग ये बताता है। तो अब जब हमने लोग का बताना है डोमेन और रेंज के बारे में तो एक्सपोनेंशियल के डोमेन और रेंज को उल्ट कर देंगे, यानी लोग के आंसर रियल नंबर में से आ सकते हैं, लेकिन आपने इसके अंदर जो नंबर पुट करना है, जो इसकी रेंज थी ना एक्सपोनेंशियल की, वो इसकी डोमेन होगी। यानी कि इसके अंदर आप नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते, 0 वाला नंबर पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का आंसर कभी भी 0 नहीं आता है, वो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। मैं खैर पहले सॉरी जल्दी में ये बोल गया हूँ, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं हैं, इनकी जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो इसलिए इनकी डोमेन क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। जो इनकी रेंज है वो इनकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास आता है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद जी आ जाएगा हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस वो होते हैं कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स एक ही फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करना शुरू। पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो होंगी कि जिस पर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर। बात हमारे पास कुछ कर्व्स ऐसी होती हैं कि जो जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल मुख्तलिफ होता है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सेम। तो मुख्तलिफ वेरिएबल जब एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर जाएँ तो वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। जैसा कि x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। a कह लें, r कह लें। अगर मैं फर्ज करें r यूज़ कर लेता हूँ तो x भी देखिए थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे। फिर दो फंक्शन होते हैं हमारे पास। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जल्दी में अगर मैं आपको बता दूं तो एक्सप्लिसिट फंक्शन वो है कि एक ऐसा फंक्शन जिसको हम y को एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि इंडिपेंडेंट फंक्शन की सूरत में लिख सकें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज अ फंक्शन ऑफ y लिख सकते हैं अगर हम, तो वो हमारे पास क्या है,
एक्सप्लिसिट है, और अगर नहीं लिख सकते तो वो इम्प्लिसिट है। दोनों की मैं साथ साथ ही बता देता हूँ एग्जाम्पल में। ये देखें, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलें यही सिर्फ एग्जांपल ले लें, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा गया है तो ये एक्सप्लिसिट है। लेकिन अगर मेरे पास ये इस तरह से हो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये फंक्शन इस तरह से इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी ये वाली फॉर्म नहीं है इसकी, तो ये इम्प्लिसिट नहीं है। और अगर ये वाली फॉर्म हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x तो वो एक्सप्लिसिट है। अगर ये वाली फॉर्म नहीं बनी, यानी बिल्कुल आसान और देसी ज़ुबान में अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि जिसमें y को हम सेपरेट कर लें और x वाली तमाम रकमें दूसरी तरफ चले जाएँ, वो एक्सप्लिसिट है। जिसमें ऐसा नहीं कर सकते आप, वो इम्प्लिसिट है। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं आपके सामने लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2 साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से एक्स वाई को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अब आगे हमारे पास है दो टाइप्स रहेंगे, इवन फंक्शन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, वो खैर जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ ही कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।